नमस्कार, गुड इवनिंग हमारे प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेथड ऑफ सैम्पलिंग। बहुत से विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है और इसकी जो मेथड है वो कौन कौन सी हैं, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और इसके उद्देश्य क्या है। तो इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा रहेगी। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और सभी विद्यार्थियों ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आपको नई वीडियो पोस्ट करें तब आपको पता चल जाए और आपको इससे फ़ायदा मिले। क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी उसको पूरा ध्यान से देखें और साथ साथ इसको नोट भी करें। देखिए, समग्र जो डाटा कलेक्शन है उनके लिए सगणना या सैम्पलिंग निदर्शन विधियों का प्रयोग किया जाता है। सगणना पद्धति के अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। अतः इस विधि के द्वारा प्राप्त सूचनाएं बहुत अधिक विश्वसनीय होती हैं। समग्र में विषमता अधिक होने पर तो इस विधि का प्रयोग और अधिक होता है, यानी बहुत अधिक उपयोगी होती है। सर्वाधिक विस्तृत सगणना का उदाहरण हम जनगणना का ले सकते हैं, जिसमें प्रत्येक निवासी के बारे में एक निश्चित समय अंतराल के बाद सूचनाएं प्राप्त की जाती है। यह आवश्यक नहीं कि समग्र में व्यक्ति ही हो, समग्र में किसी भी प्रकार की वस्तु भी हो सकती है। यदि समग्र में इकाइयों की संख्या परिमित हो तो उसे परिमित समग्र कहते हैं, और यदि इकाइयों की संख्या अपरिमित हो तो उसे अपरिमित समग्र भी कहते हैं। अनेक बार समग्र में इकाइयाँ की संख्या इतनी अधिक होती है कि सभी व्यवहारिक कार्यों के लिए उसे अपरिमित समग्र माना जा सकता है। यदि समग्र की इकाइयाँ वास्तविक रूप से अपना अस्तित्व रखती हैं तो उसे वास्तविक समग्र कहा जाता है। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का समग्र एक सरल अनुप्रयोग के से संबंधित समस्त संभावित परिणामों का समग्र कल्पित समग्र कहलाता है। उदाहरण के लिए, एक पासे के 50 बार फेंके जाने पर समस्त संभावित परिणामों का समग्र एक कल्पित समग्र है। समग्र यानी हम कुछ वर्ड्स है, शब्द है, जिनकी परिभाषा आपको बताते हैं। जैसे समग्र को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलेशन। एक सर्वेक्षण के से संबंधित सभी इकाइयों का समूह है, परिमित अथवा अपरिमित समग्र कहलाता है। प्रांचल पैरामीटर समग्र बंटन से प्राप्त सांख्यिकीय माप, जैसे समग्र माध्य, समग्र प्रमाप, विचलन, माध्यिका, सहसंबंध गुणांक आदि। सगणना जब सर्वेक्षण से संबंधित प्रत्येक इकाई के बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त की जाए तो ऐसी विधि को सगणना विधि कहते हैं। प्रतिदर्शन सैंपल सर्वेक्षण से संबंधित सभी इकाइयों में से सूचना प्राप्त करने के लिए जब कुछ इकाइयों का चुनाव किया जाता है तो चुनी हुई इकाइयों के इस समूह को प्रतिदर्शन यदि सैंपल कहते हैं, और इकाइयों के चुनाव करने की विधि को प्रतिचयन कहते हैं। प्रतिदर्शज बंटन में प्राप्त सांख्यिकीय माप, जैसे प्रतिदर्शन, माध्य, प्रमाप, विचलन, सहसंबंध गुणांक आदि। प्रतिचयन अथवा न्याय दर से इकाई प्रतिचयन के उद्देश्य से
समग्र को जिन इकाइयों में विभाजित किया जाता है वे प्रतिदर्श इकाइयाँ कहलाती हैं। प्रतिचयन अथवा निदर्शन सूची एक ऐसी सूची जिसमें से प्रतिदर्श इकाइयों का चुनाव करना होता है। पूर्ण प्रतिचयन सूची एक ऐसी प्रतिचयन सूची जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई एक और केवल एक बार आती है। अपूर्ण प्रतिचयन सूची ऐसी सूची जिसमें समग्र के कुछ वैधानिक इकाइयाँ सम्मिलित होने से रह जाती है, वो अपूर्ण प्रतिचयन की सूची होती है, समग्र में न हो। अपर्याप्त यानी जब समग्र में से संबंधित सभी इकाइयाँ अंकित न हो तो ऐसी सूची को अपर्याप्त सूची कहते हैं। समय पार सूची यदि प्रतिचयन सूची में समय अनुसार संशोधन नहीं किए गए तो ऐसी प्रतिचयन सूची समय पार सूची कहलाती है। निर्दर्शन विभ्रम सैंपलिंग एरर प्रांचल समग्र की सांख्यिकीय माप प्रतिदर्श प्रतिचयन की संबंधित सांख्यिकीय माप के अंतर यदि वह एक निश्चित सीमा में हो तो निर्दर्श विभ्रम कहते हैं। ये एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझा दिया गया है कि पॉपुलेशन रेस्पोंडेंस सैंपलिंग में और सैंपल, ये जिनकी परिभाषा आपको मैंने बताई थी। प्रतिचयन अथवा निदर्शन निदर्शन से अभिप्राय सारे समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव करें और फिर उन चुनी हुई इकाइयों के आधार पर अध्ययन के आधार पर समस्त समग्र के बारे में निर्णय अथवा निष्कर्ष लगाने से होता है। व्यवहारिक जीवन में हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो किसी न किसी रूप से निदर्शन के प्रयोग से जुड़े होते हैं। जैसे फल की दुकान पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर जो अंगूर को एक या दो अंगूर को चखकर हम अंगूर खरीदने का निर्णय ले लेते हैं। रोगी के खून की जांच के लिए हम एक बूंद के परीक्षण के आधार पर पता लगा लेते हैं कि उसकी बीमारी क्या है। घरों में गृहिणियाँ चावल के एक या दो दाने को जांच करके पता लगा लेते हैं कि चावल पके या न पके। यदि कोई व्यक्ति पुस्तक के कुछ प्रश्न पढ़कर ये निर्णय ले लेता है कि पुस्तक पूरी पढ़नी है अथवा नहीं, तो इस प्रकार निदर्शन का सर्वेक्षण बहुत ही प्रयोग होता है। यहाँ तक कि अब अनेक व्यावसायिक समस्याएं जैसे उत्पादन प्रबंध, समय व गति संबंधित अध्ययन, बाजार शोध, लेखा वित्त संबंधित जो समस्याएं हैं के अध्ययन के लिए भी निदर्शन का प्रयोग अधिक किए जाने लगा है। इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है? सबसे पहली आवश्यकता है कि इसमें समय की बचत होती है। न्याय दर से जांच से सगणना की जांच की अपेक्षा सूचना शीघ्र प्राप्त होती है। इसमें जांच संबंधी खर्चे भी अपेक्षित रूप से कम होते हैं। इससे जांच में कार्य में अच्छा निर्णय रह पाता है। छोटे न्यायाधीशों के लिए प्रयोगात्मक व्यवहार अपनाया जा सकता है। इसमें कई बार सगणना रीति से भी ज़्यादा शुद्ध निष्कर्ष निकल पाते हैं क्योंकि इसमें कुछ प्रशिक्षित गणकों के माध्यम से सारा कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न होता है। कुछ परिस्थितियों के निर्देशन के आधार पर जांच हो सकती है। उदाहरण के लिए किसी दवा की गोलियों की जांच उन समस्त दवा गोलियों को काम में नहीं लेकर उनमें से कुछ को लेकर हम इसकी जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार निदर्शन यानी सैंपलिंग की आवश्यकता होती है, उसकी नीड्स होती है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से सुना, समझा। बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।